कुछ हुआ क्या? चलिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोग को। साउंड आ रहा है बताइए सभी लोग। चंदन सुशील राजू हंसपुरा, बड़ा फास्ट में कमेंट आप लोग का आ रहा है। टाइम से आइए भैया, क्लास लेने वेट करते रहते हैं। आज बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और कल आपका ऑब्जेक्टिव आएगा इसका। आपके चरणों में मथवा पटक के प्रणाम गुरुजी। मथवा तो नहीं पटको, ठीक है। टाइम क्लास नहीं चल रहा है क्या? क्लास चल रहा है, क्लास चल रही है। आज टॉपिक है छोटा है तो उससे कोई दिक्कत ना है। सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोग को गुड मॉर्निंग। हम सोचे आज नहीं होगा, होगा होगा होगा। क्लास रुका हुआ है। क्लास रुका हुआ ना है। क्लास कहाँ रुका हुआ नहीं रह रहा है वो? शुरू में जब स्टार्ट ना हुआ तब रुका हुआ था। बैक होके आ जाइए, चल रहा है। पटना में कहाँ नोट्स मिलेगा? जो कॉन्टेक्ट नंबर दिए थे उन नंबर पर कॉल कीजिए ना, सभी बता देंगे। वही जिस दिन खोजिएगा उसी दिन पटना मिल जाएगा। तो वही कॉन्टेक्ट नंबर जो दिया उस पर कॉल कीजिए, मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करें, बोल दीजिए जल्दी बताइए, शुरू कीजिए सर। सुन ले पहले, क्या कुछ पीछे वाला सुन ले। जल्दी बताइए, सुन ले सर। रीजनिंग का क्लास कब होगा? रीजनिंग वाला भी होगा, अभी साइंस आपका चल रहा है। टॉपिक छोटा है तो ज़्यादा पढ़ा दीजिएगा और आगे नहीं, जैसे आगे नहीं, पहले ऑब्जेक्टिव करवा देंगे तब नहीं। तो छोटा है तो क्या दिक्कत है, ख़त्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग को। पहले हम सुन लेते हैं, ठीक है ना। कलमा कहाँ है? चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। पहले सुन लेते हैं कुछ, ठीक है। वेब पेज नोट अवेलेबल, वेब पेज नोट अवेलेबल। आपका अपडेट वगैरह तो नहीं मांग रहा है? थोड़ा देख लीजिएगा, अपडेट वगैरह मांग रहा है क्या? सर एसआई में अब डीप से पूछा जाता है, तो डीप से पढ़िए, ठीक है ना। सब में डीप से पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो। शुरू से नहीं पूछते हैं, जहाँ से कल पढ़ाए वहीं से पूछ लेते हैं, ठीक है ना। कल कहाँ पढ़ाए थे? बताना है कि राजधानी पादप में बड़ा होता है छोटा होता है? राजधानी किस में बड़ा होता है? पादप या जंतु में? तो पादप में राजधानी बड़ा, पादप में राजधानी क्या होता है? बड़ा होता है। ये मृत होता है कि जीवित होता है? मृत होता है। क्या होता है? मृत कोशिकांग, मृत कोशिकांग ये होता है। फिर बताया था लवक, लवक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। लवक कितना होता है? 3 प्रकार। लवक जो है 3 टाइप के कल बताए थे ना। और लवक का बताया था, लवक का खुद अपना क्या होता है? डीएनए होता है, खुद अपना आरएनए होता है, खुद अपना राइबोसोम होता है। और डीएनए 3 जगह पर पाया जाता है, एक कंडक में, एक माइटोकॉन्ड्रिया में, एक लवक में। और लवक बताए थे 3। कौन कौन बताए थे? तो लवक 3 बताए थे। क्या बताए थे? वर्णी। क्या बताए थे? वर्णी। दूसरा क्या बताए थे? अवर्णी। क्या बताए थे? अवर्णी। तीसरा क्या बताए थे? हरित। क्या बताए थे? हरित लवक बताए थे। वर्णी को इंग्लिश में क्या बोले थे? क्रोमोप्लास्ट। क्या बोले थे? क्रोमोप्लास्ट। अवर्णी को क्या बोले थे? ल्यूकोप्लास्ट। हरित लवक को क्या बोले थे? क्रोलोप्लास्ट। फिर बताओ कि फल फूल में रंग प्रदान कौन करता है? वर्णी लवक। फल फूल के लिए रंग प्रदान कौन करता है? वर्णी लवक बोले तो क्रोमोप्लास्ट। जैसा टमाटर के लाल रंग किस कारण होता है? लाइकोपिन के कारण।
टमाटर के लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। गाजर के लाल रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण। चुकंदर के लाल रंग किसके कारण होता है? विटामिन के कारण। फिर बताते हैं कि पेड़ पौधा के जड़ों में क्या पाया जाता है? ओवर्नी लवक। पेड़ पौधा के जड़ों में क्या पाया जाता है? ओवर्नी लवक। ओवर्नी लवक पाया जाता है। ओवर्नी लवक पाया जाता है। और पेड़ पौधा में जो है रिजर्व फूड के रूप में स्टार्च जमा कहाँ होता है? ओवर्नी लवक यानी जड़ में। कहाँ होता है? जड़ में। कहाँ होता है? जड़ में होता है। फिर बताए थे कि बताओ कि पेड़ पौधा की पत्ती का रंग हरा किसके कारण होता है? हरित लवक। हरित लवक के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण जो है पेड़ पौधा की पत्ती का रंग क्या होता है? हरा। क्या होता है? हरा होता है। और उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। कौन तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम नामक तत्व। मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। फिर बताओ डीएनए के बारे में बताए थे। बताओ पहले डीएनए खोज किसने किया है? क्वार्ट्जबर्ग। कौन किया है? क्वार्ट्जबर्ग ने किया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। फिर बताते हैं अनुवांशिकी शब्द किसने दिया था? डब्ल्यू वाटसन। अनुवांशिकी शब्द किसने दिया था? डब्ल्यू वाटसन। लेकिन अनुवांशिकी का जनक किसे कहा गया था? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा गया था। फिर बताए थे अनुवांशिकी का वाहक कौन है? डीएनए। अनुवांशिकी का वाहक कौन है? डीएनए। लेकिन अनुवांशिकी का इकाई कौन है? जीन। अनुवांशिकी इकाई क्या है? जीन है। फिर बताए थे बताए थे आप लोगों को बताओ कि प्रयोगशाला में डीएनए का सर्वप्रथम संश्लेषण किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इसीलिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1968। फिर बताए थे जीन शब्द किसने दिया था? जोसे जोहानसन ने दिया था। फिर बताए थे कि डीएनए में जो है कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो बताए थे डायोक्सी राइबोज शर्करा। तो डीएनए में डायोक्सी राइबोज शर्करा पाया जाता है। कोलवा किए थे? फिर अथी ने किया था? बेक ने किया था? कॉल किए थे सामने। हाँ तो फिर बेक ने किया था। कल ले आता तो अथी रहता। कल ले मतलब आ जाता। कल उसमें क्लास ले रहे थे। 8 बज रहा था ना, क्लास ले रहे थे। मोबाइल रखा हुआ था। नाइट्रोजन क्षार बिल्कुल राइट है। हाँ तो क्या बताए थे कि डीएनए में कौन शर्करा पाया जाता है? डीएनए में शर्करा कौन पाया जाता है? डायोक्सी राइबोज। फिर बताते कौन नाइट्रोजनी क्षार। इसमें नाइट्रोजनी क्षार भी पाया जाता है। कौन कौन नाइट्रोजनी क्षार जल्दी बताओ? डीएनए में कौन कौन नाइट्रोजनी क्षार था? तो बताए थे एटीजीसी। ए मतलब क्या बताए थे? एडेनिन। ए मतलब क्या बताए थे? एडेनिन। जी मतलब क्या बताए थे? गुआनिन। सी मतलब क्या बताए थे? साइटोसिन। तो एडेनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन। एडेनिन थायमिन गुआनिन। एडेनिन और थायमिन के बीच कितना बॉन्ड? डबल बॉन्ड। गुआनिन और साइटोसिन के बीच कितना बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। ये सब कल बता चुके हैं ना, बताए थे। और थायमिन के स्थान पर क्या लगा देंगे? यूरेसिल। तो क्या बन जाएगा? आरएनए। क्या बन जाएगा? आरएनए बन जाएगा। फिर बताना डीएनए में और क्या होता है? फॉस्फेट। क्या होता है? फॉस्फेट। फिर बताया डीएनए जो है, अभी रिवीजन करा रहा है, ठीक है ना। बताया डीएनए कैसा था? डबल हेलिक्स मॉडल। और डीएनए का अगर आरएनए में बदलना है, जैसे डीएनए को ये हो गया क्या? आरएनए। क्या हो गया? तो डीएनए को आरएनए में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिलेखन। अब ये आरएनए किससे बदल गया है? डीएनए से क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुलेखन। क्या बोलते हैं? अनुलेखन। तो कल से बता चुके थे। फिर बताए थे पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर बताए थे। फिर प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में अंतर बताए थे। ये सब तो बहुत बार हो गया था, ठीक है ना। अब चलते क्लास की ओर, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बिल्कुल राइट है। नोट्स के लिए 50 रुपया और मांग रहा है। हाँ 500 है। अगर 400 आप दिए हैं तो 50 टका और लग रहा है।
चलिए काफ़ी छोटा टॉपिक है, ठीक है, जल्दी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सेल अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलता है। सो सॉरी सर, टाइपिंग मिस्टेक। क्या मिस्टेक हुआ है? नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, अभी भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। चलो यार ध्यान दो। तो आप क्या पढ़ेंगे? तो आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत जल्दी हो जाएगा। कोशिका विभाजन। क्या पढ़ेंगे? कोशिका विभाजन। कोशिका के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है ना? कोशिका के बारे में डिटेल से पढ़ लिए और बोर्ड पर यह भी अपलोड कर दिए। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, इसी को बोलते हैं सेल डिवीजन। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? क्या बोलेंगे? सेल डिवीजन। क्या बोलेंगे? सेल डिवीजन, ठीक है ना? सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन देखेंगे तो कोशिका विभाजन देखें। कोशिका विभाजन 3 तरह से होता है। कितना तरह से होता है? कोशिका विभाजन कितना तरह से होता है? 3 तरह। कितना तरह से होता है? 3 तरह से होता है। पहला जो आएगा उसे बोलेंगे ओसूत्री। क्या बोलेंगे? ओसूत्री विभाजन, ओसूत्री विभाजन। दूसरा जो आएगा समसूत्री। क्या बोलेंगे? समसूत्री विभाजन। और तीसरा जो आएगा अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो बताओ कोशिका विभाजन कितना तरह से होता है? 3 तरह। कोशिका विभाजन कितना तरह का होता है? 3 तरह। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा, बताओ कि कोशिका विभाजन का खोज किसने किया है? बिरचाऊ। कौन किया? कोशिका विभाजन का खोज, कोशिका विभाजन का खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या था? बिरचाऊ। क्या था? बिरचाऊ। क्या था? बिरचाऊ। और कब किया था? 1855, 1855, 1855। तो कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन किस प्रकार होता है हमारे शरीर में, इसके बारे में बताने वाला पहला वैज्ञानिक जो था वो बिरचाऊ था। अब बिरचाऊ कब किया? 1855, 1855 में। कोशिका विभाजन कितना टाइप का होता है? 3 टाइप। पहला क्या होता है? ओसूत्री। दूसरा क्या होता है? समसूत्री। तीसरा क्या होता है? अर्धसूत्री। क्या होता है? अर्धसूत्री। अब देखना ये वाला जो ओसूत्री विभाजन है ना, ओसूत्री विभाजन किसमें होता था? हम लोग में नहीं होता है। आप लोग को कल पढ़ाए थे यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक जीव था, जो मतलब पुराना जीव था, जो आदिम प्रकार के जीव था, जो कम अपडेटेड जीव है, ठीक है ना, उसमें ओसूत्री विभाजन किसमें होता है पता है? तो प्रोकैरियोटिक जीव, प्रोकैरियोटिक जीव में, प्रोकैरियोटिक। तो ओसूत्री विभाजन कौन सा जीव में होता है? प्रोकैरियोटिक जीव, प्रोकैरियोटिक जीव। और प्रोकैरियोटिक जीव क्या है, यूकेरियोटिक जीव क्या है, इसे बता दिए थे कल, डिटेल में बताए थे ना? पता है बोला? प्रोकैरियोटिक पता है? वो लोग को पूछ रहे हैं, ये सब कल पढ़ा दिए थे, 2-3 दिन से चल रहा था, ठीक है ना? मेरा पीडीएफ नहीं आया अभी तक, आ जाएगा। बोर्ड पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा भैया? बोर्ड पीडीएफ डाल दिए, आप ही का बैच में मिल जाएगा। आपका बैच में बोर्ड पीडीएफ भी मिल जाएगा, पीडीएफ में जाएगा, सारा मिल जाएगा। कितने दिन में गया में आ जाएगा सर नोट्स? 5 तारीख को किए हैं। 5 को किया है तो कल तो करवे किया है, आ जाएगा। 1 सप्ताह के अंदर बोले तो अंदर आ जाएगा, ठीक है ना? चलो यार ध्यान दो। तो क्या बताया था? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जीव जो था वो कम अपडेटेड जीव है। प्रोकैरियोटिक जीव का मतलब बताया था कि जिसमें केंद्रक जो है पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो, केंद्रक के ऊपर जो केंद्रक झिल्ली नहीं हो, और इसमें बहुत सारा चीज नहीं होता है। लाइसोसोम नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तारकाय नहीं होता है, अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं होता है, गोल्जिकाय बॉडी नहीं होता है। इसमें राइबोसोम 70S की तरह होता है। इसमें डीएनए जो है सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है, बताए थे ना? तो याद न रखना, याद रखना कि ओसूत्री विभाजन किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक जीव, प्रोकैरियोटिक जीव। और प्रोकैरियोटिक जीव में कौन कौन आएगा? तो प्रोकैरियोटिक जीव में आएगा जीवाणु। कौन सी आएगा? तो क्वेश्चन बोलेगा बताओ कि जीवाणु में कोशिका विभाजन किस तरह होता है? ओसूत्री विभाजन। जीवाणु में कोशिका विभाजन किस तरह होता है? ओसूत्री विभाजन, ओसूत्री विभाजन। तो जीवाणु हो गया है नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल को क्या बोलेंगे? तो नीलहरित शैवाल को बोलेंगे क्या? तो नीलहरित शैवाल को बोलेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू मतलब क्या हुआ? नील। ग्रीन मतलब क्या हुआ? हरित। एल्गी मतलब क्या हुआ? शैवाल। तो नीलहरित शैवाल, नीलहरित। तो नीलहरित शैवाल कैसा जीव है? जीव प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कैसा जीव है? तो नीलहरित शैवाल जो है प्रोकैरियोटिक जीव, प्रोकैरियोटिक जीव है। कैसा? उसमें कोशिका विभाजन होता है ओसूत्री। कैसा होता है? ओसूत्री। जीवाणु में भी कैसा होता है? ओसूत्री। और क्या आएगा? अमीबा। क्या आएगा? अमीबा हो गया। क्या हो गया? अमीबा। तो अमीबा में भी कोशिका विभाजन किस तरह होता है? ओसूत्री। अमीबा में भी कोशिका विभाजन किस तरह होता है? ओसूत्री। कैसा होता है? ओसूत्री। युगलिना। क्या जाएगा? युगलिना। क्या जाएगा? तो युगलिना में भी कोशिका विभाजन किस तरह होता है?
ओ सूत्री किस तरह होता है? ओ सूत्री। अब प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में प्रोटोजोआ क्या बोल रहे हैं? प्रोटोजोआ में भी कोशिका विभाजन किस तरह होता है? ओ सूत्री। कैसा होता है? ओ सूत्री। देखो क्वेश्चन पूछेगा कि 3 गो कोशिका विभाजन 3 तरह का होता है। एक हो गया ओ सूत्री, क्या हो गया? ओ सूत्री। एक हो गया क्या? समसूत्री। एक क्या हो गया? अर्धसूत्री। तो पूछेगा बताओ कि इसमें से सबसे सरल तरीका से कोशिका विभाजन किसमें होगा? तो ओ सूत्री किसमें होगा? सरल मतलब आसानी तरीका से, एकदम सिंपल तरीका से कोशिका विभाजन हो जाए। तो सबसे सरल तरीका से कोशिका विभाजन किसमें होगा? ओ सूत्री से। उसमें क्योंकि इसमें जो जीव है वो सरल है। क्या है? प्रोकैरियोटिक जीव क्या है? सरल जीव है, सिंपल जीव है, उतना ज़्यादा जो है अपडेटेड नहीं जीव है। तो बताओ सबसे सरल तरीका से कोशिका विभाजन किसमें होता है? ओ सूत्री। किसमें होता है? ओ सूत्री जीव में। ओ सूत्री। तो क्वेश्चन पूछेगा बताओ सबसे सरल तरीका से, सबसे सरल यानी आसान से। तो सबसे सरल तरीका से कोशिका विभाजन किस जीव में होता है? किस में होता है? तो ओ सूत्री विभाजन। ओ सूत्री। तो सबसे आसानी तरीका से कोशिका विभाजन किसमें होता है? ओ सूत्री विभाजन। ओ सूत्री। और सबसे जटिल पूछेगा, सबसे जटिल कोशिका विभाजन किसमें होता है? अर्धसूत्री। किसमें होता है? अर्धसूत्री। तो देखो बताओ प्रोकैरियोटिक जीव में कोशिका विभाजन किस तरह होता है? ओ सूत्री। प्रोकैरियोटिक जीव में कोशिका विभाजन किस तरह होता है? ओ सूत्री। जीवाणु में कैसा होता है? ओ सूत्री। नीलहरी शैवाल में कैसा होता है? ओ सूत्री। अमीबा में कैसा होता है? ओ सूत्री। यूग्निना में कैसा होता है? ओ सूत्री। प्रोटोजोआ में कैसा होता है? ओ सूत्री। ये सब कैसा जीव है? प्रोकैरियोटिक। अब बात करेगा समसूत्री विभाजन किसमें होगा? समसूत्री विभाजन किसमें होगा? तो समसूत्री विभाजन जो होगा वो होगा कायिक कोशिका। कायिक कोशिका। अब कायिक कोशिका मतलब क्या हुआ? कायिक कोशिका मतलब हुआ कि बॉडी सेल। बॉडी ना बोलता है शरीर काया क्या हुआ? शरीर मतलब बॉडी, शरीर मतलब बॉडी। तो बॉडी सेल में यानी हमारे बॉडी के अंदर कहीं भी कुछ भी टूट फूट हुआ हो, घाव हो गया हो, चोट लग गया हो, चाहे कोई भी अंग हो, आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, किडनी, फेफड़ा, गुर्दा उर्दा कुछ भी हो, हमारे बॉडी के अंदर कोई भी कोशिका नष्ट हो गया हो, घाव हो गया हो, चोट हो गया हो, बर्बाद हो गया हो, तो कोशिका जो पुनः पूर्ति होगा किस विभाजन के द्वारा? समसूत्री। तो बोला कायिक कोशिका या बॉडी सेल में कोशिका का पूर्ति किस विभाजन के द्वारा होता है? समसूत्री। कौन विभाजन? समसूत्री। प्रोकैरियोटिक जीव में ओ सूत्री। प्रोकैरियोटिक जीव में ओ सूत्री। कायिक कोशिका में समसूत्री। अब बताओ अर्धसूत्री किसमें होगा? अर्धसूत्री विभाजन किस कोशिका में होगा? जल्दी बता दो। अर्धसूत्री विभाजन किस कोशिका में होगा? ये सबसे जटिल है, लेला प्रक्रिया जटिल है। हम बोल रहे नाम बताओ। जैसे प्रोकैरियोटिक जीव में क्या हुआ? ओ सूत्री हुआ है। कायिक कोशिका यानी बॉडी के कोई भी अंग में कोशिका का नष्ट हो जाएगा, घाव के द्वारा, चोट के द्वारा या किसी कारण से नष्ट हो जाएगा, तो उसका निर्माण जो है, पुनः पूर्ति जो है समसूत्री विभाजन के द्वारा होगा। उसी प्रकार अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? ये होता है जनन कोशिका में। कहाँ होता है? जनन कोशिका में। कहाँ होता है? जनन कोशिका में जो होता है वो कौन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। तो बताओ जनन कोशिका में कैसे विभाजन? ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, ठीक है ना, कि जनन कोशिका में किस प्रकार का विभाजन होता है? अर्धसूत्री। जनन कोशिका में किस प्रकार विभाजन होता है? अर्धसूत्री। इसका इंग्लिश में लिख दो। क्या देखो ओ सूत्री बोलेंगे, क्या पता है? एमिटोसिस। क्या बोलेंगे? चलो इंग्लिश हम लिख देते हैं यहाँ, ठीक है ना। कितना बताया कोशिका विभाजन? 3 प्रकार। कितना बताए थे? कोशिका विभाजन कितना बताए थे? 3 प्रकार। पहला क्या था? ओ सूत्री। दूसरा क्या था? समसूत्री। क्या था? समसूत्री। तीसरा क्या था? अर्धसूत्री। क्या था? अर्धसूत्री। चलो इंग्लिश देख लो, इंग्लिश तो देख लो। इसका ओ सूत्री बोलेंगे एमिटोसिस। क्या बोलेंगे? एमिटोसिस। तो ओ सूत्री को बोलेंगे एमिटोसिस। और समसूत्री को बोलेंगे ए हटा दो। क्या हो जाएगा? मिटोसिस। क्या हो जाएगा? मिटोसिस। और यहाँ पर बोलेंगे इसको मियोसिस। क्या बोलेंगे? मियोसिस। क्या बोलेंगे? मियोसिस। तो उसको इसका विभाजन 3 तरह का हो गया है। पहला क्या हुआ है? ओ सूत्री। दूसरा क्या हुआ है? समसूत्री। तीसरा क्या हुआ है? अर्धसूत्री। ओ सूत्री को क्या बोले हैं? एमिटोसिस।
समसूत्री को क्या बोले हैं? मिटोसिस। अर्धसूत्री को क्या बोले हैं? मियोसिस। फिर बताए थे प्रोकैरियोटिक जीव में कैसा विभाजन होता है? ओ सूत्री। प्रोकैरियोटिक जीव में कैसा होता है? ओ सूत्री। कैसा होता है? ओ सूत्री। फिर कायिक कोशिका में कैसा होता है? समसूत्री। कायिक कोशिका में कैसा होता है? समसूत्री। कायिक कोशिका मतलब समझ गया है ना? बॉडी के किसी भी अंग में, बॉडी के किसी भी अंग में चोट लग गया हो, ठीक है ना, या घाव हो गया हो, कोशिका नष्ट हो गया हो, तो पुनः कोशिका की पूर्ति जो होगा वो किस विधि के द्वारा होगा? समसूत्री। कौन विधि द्वारा? समसूत्री। और जनन में किसमें होता है? जनन में कोशिका विभाजन किस तरह होता है? अर्धसूत्री। कैसा होता है? अर्धसूत्री। अर्धसूत्री होता है। थोड़ा ये अपना याद रखना, ये समसूत्री विभाजन जो है इसका खोज किसने किया है? तो समसूत्री विभाजन का खोज किया है वार्थेल। समसूत्री विभाजन का खोज किया है किसने? तो समसूत्री विभाजन का जो खोज किया है वो किया वार्थल फ्लेमिंग। वार्थल फ्लेमिंग। वाल्थर फ्लेमिंग। वाल्थर फ्लेमिंग। वाल्थर फ्लेमिंग। तो समसूत्री विभाजन का खोज किसने किया है? वाल्थर फ्लेमिंग। हिस्ट्री क्लास क्या था? हिस्ट्री क्लास का होगा, अभी टाइम थोड़े हुआ, अभी उसका टाइम तो लगभग आपका 10 बजे है, ठीक है ना? अभी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन इबला आप लोग जल्दी पढ़ते ना है, इसलिए थोड़ा इसमें हम 11 बार रिपीट करवा रहे हैं। कोशिका सब पहले तक कोशिका विभाजन पढ़वे नहीं करता है, पढ़ा कभी? गुलशन जी सर रिफंड नहीं हुआ। रिफंड देखो कर दिया गया है, तो 1-2 दिन टाइम लगता है, प्रोसेस लगता है, ठीक है ना गुलशन जी? ठीक है, तो 1-2 दिन वेट कीजिए, पहुंच जाएगा, ठीक है। 50 QR मांग रहे हैं, नोट के लिए जवाब दीजिए सर। अगर आप 450 दिए हैं तो 50 और मांगेगा, लेकिन अगर 500 दे दिए हैं तो फिर 50 नहीं मांगेगा। क्या आप 450 दिए हैं? बता दीजिए। बफरिंग भैया, बफरिंग कहाँ हो रहा है? चलो यहाँ ध्यान दो, तो क्या बताया यहाँ ध्यान दो। कोशिका विभाजन कितना था? 3। कितना था? ओ सूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। सबसे सरल कोशिका विभाजन कहाँ हुआ था? ओ सूत्री में। सबसे जटिल कोशिका विभाजन कहाँ होता है? अर्धसूत्री में। सबसे जटिल, क्या बोल रहे हैं? सबसे जटिल कोशिका विभाजन कहाँ होता है? अर्धसूत्री में। सबसे सरल कहाँ पर होता है? ओ सूत्री। कहाँ पर होता है? अब क्वेश्चन पूछेगा सबसे कम टाइम कोशिका विभाजन में, सबसे कम टाइम कहाँ लगेगा? सिंपल बताओ, कोशिका विभाजन में सबसे कम टाइम कहाँ लगेगा? जो सरल है वो काम आसानी से हो जाएगा, आसानी से होगा तो टाइम क्या लगेगा? कम। तो सबसे कम कोशिका विभाजन में टाइम कहाँ लगता है? ओ सूत्री। कहाँ लगता है? और सबसे अधिक कोशिका विभाजन में टाइम कहाँ लगेगा? अर्धसूत्री। कहाँ लगेगा? अर्धसूत्री में लगेगा। अब हमको डिटेल में पढ़ना है समसूत्री, क्या पढ़ना है? बाकी बात, जीवाणु कैसा विभाजन होता है? ओ सूत्री। नीलहरी शैवाल में कैसा होता है? ओ सूत्री। अमीबा में कैसा होता है? ओ सूत्री। यूग्लिना में कैसा होता है? ओ सूत्री। प्रोटोजोआ में कैसा होता है? ओ सूत्री को, क्योंकि वो सब कैसा जीव है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। क्वेश्चन बोलेगा बताओ कि हमारे शरीर में कहीं चोट लग गया, क्या लग गया? चोट लग गया, तो वहाँ कोशिका का जो पुनः निर्माण किया जाएगा कौन विधि द्वारा? समसूत्री विभाजन के द्वारा। हमारे शरीर में कहीं घाव हो गया, क्या हो गया? घाव हो गया, तो वहाँ कोशिका नष्ट हो गया है, तो पूरा जो है घाव छूटेगा और वहाँ पर कोशिका का पूरा जो निर्माण होगा किस विधि के द्वारा? समसूत्री विधि के द्वारा। समसूत्री विधि के द्वारा, यानी कोशिका शरीर में कहीं भी चोट लग जाए, कट हो जाए, फट हो जाए या घाव हो जाए, वहाँ कोशिका नष्ट हो जाएगी, पुनः कोशिका वहाँ पर बढ़ेगी किस विधि द्वारा? समसूत्री। किसके द्वारा? समसूत्री विधि के द्वारा। समसूत्री डिटेल में पढ़ेंगे। समसूत्री विभाजन 5 चरण में, कितना चरण में होता है? समसूत्री विभाजन कितना चरण में होता है? 5 चरण में। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, इसे क्या बोले थे? समसूत्री को ही क्या बोले? इंग्लिश से बोलो। समसूत्री को इंग्लिश में बोले थे मिटोसिस। क्या बोले थे? मिटोसिस। क्या बोले थे? मिटोसिस। क्या बोले थे? तो समसूत्री विभाजन को इंग्लिश में मिटोसिस बोले थे। इसका खोज किसने किया था? वाल्थेल। क्या बोले थे? वाल्थेल फ्लेमिंग। वाल्थेल फ्लेमिंग। वाल्थेल फ्लेमिंग। समसूत्री विभाजन किस सेल में होता है? कायिक कोशिका। भूल गया है। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? कायिक कोशिका। किसमें होता है? कायिक कोशिका। कायिक कोशिका में होता है। कायिक कोशिका बोले तो बॉडी के कोई भी अंग, बॉडी के कोई भी अंग, बॉडी के कोई भी अंग में, यानी बॉडी सेल, बॉडी, तो बॉडी सेल में कोशिका विभाजन किस तरह होता है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री। क्वेश्चन बोले बताओ कि हमारे शरीर में कहीं चोट लग गया है तो कोशिका नष्ट हो गया है, तो वहां पर चोट लगने के कारण जो कोशिका का निर्माण होगा कौन विधि द्वारा? समसूत्री विधि द्वारा। घाव हो गया तो कौन विधि द्वारा? समसूत्री विधि के द्वारा। कोशिका का मरम्मत करना है कौन विधि द्वारा? कोशिका का मरम्मत करना है कौन विधि द्वारा? समसूत्री विधि के द्वारा। समसूत्री विधि के द्वारा। इसमें क्या होता है पता है?
इससे एक कोशिका रहेगा, क्या रहेगा, कोशिका रहेगा। और ये कोशिका में बीच में क्या होता है, केंद्रक, क्या होता है, केंद्रक होता है। और यहीं से ये दो भाग में बट जाएगा, केंद्रक सहित दो भाग में बट जाएगा। यानी देखो जो कोशिका दो भाग में बट रहा है, जो कोशिका दो भाग में बट रहा है उसे बोलेंगे क्या, उसे बोलेंगे मातृ कोशिका, क्या बोलेंगे, यानी ये माता हो गया, क्या हो गया, यानी इसी से निर्माण हो रहा है ना। तो जो कोशिका को दो भाग में बटकर नया कोशिका का निर्माण करेगा उसे बोलेंगे मातृ कोशिका, क्या बोलेंगे, मातृ कोशिका। अब यहाँ पर दो कोशिका बन गया, दो क्या हुआ, दो गो नया कोशिका क्या हुआ, बन गया। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे क्या, पुत्री कोशिका, क्या बोलेंगे, पुत्री कोशिका, क्या बोलेंगे, पुत्री कोशिका, पुत्री कोशिका, पुत्री कोशिका। इसे बोलेंगे मदर सेल, क्या बोलेंगे, मदर सेल, क्या बोलेंगे, मदर सेल मतलब मातृ कोशिका। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डॉटर सेल, क्या बोलेंगे, डॉटर सेल, डॉटर सेल मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ पुत्री कोशिका, क्या हुआ, पुत्री कोशिका। क्वेश्चन पूछे, बताओ, क्वेश्चन पूछे समसूत्री विभाजन में कोशिका कितने भाग में बंटता है, दो भाग में। समसूत्री विभाजन में मातृ कोशिका कितने भाग में बट जाता है, दो भाग में। समसूत्री विभाजन में मातृ कोशिका कितने भाग में बढ़ता है, दो भाग में, ठीक है ना। और मातृ कोशिका के फलस्वरूप जिस नया कोशिका का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं, पुत्री कोशिका, पुत्री कोशिका, पुत्री कोशिका। अब ये समसूत्री विभाजन होता है 5 चरण, कितना चरण में होता है, ये थोड़ा जटिल है, ठीक है, जल्दी आप लोग पढ़ते ना है, लेकिन इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, हार्ड क्वेश्चन इसी से आएगा। तो समसूत्री विभाजन कितना चरण में होता है, 5 चरण, कितना चरण में होता है, पढ़िया जो ला है कि ये तो पूरा मत ही कर दिया, कुछ समझ आ रहा है, हाँ? जो तुम हाँ बिल्कुल, चोट घाव कट उट कुछ भी हो गया, बॉडी के कोई भी अंग, बॉडी के कोई भी अंग, चाहे कोई भी सजीव हो, हम ही लोग थोड़े सजीव सब लोग हैं, तो बॉडी के कोई भी अंग में कट फट हो जाए या घाव वगैरह लग जाए या चोट वगैरह लग जाए, कोशिका नष्ट हो गया है, तो पुनः कोशिका की जो पूर्ति होगा वो समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन का है। वो छिपकली के पुच्छी का है ना करिए, वो बॉडी का अंग है ना, बॉडी का अंग, ठीक है ना। लेकिन हाँ जो प्रोक्रिएटिव जीव रहेगा, जीवाणु रहे, ठीक है, विषाणु तो मरल रहता है, विषाणु को शामिल ही नहीं करते हैं, जीवाणु हो, अमीबा हो, जुगलिना हो या प्रोटोजोआ हो, उसमें ओसूत्री क्या हो जाएगा। और जनन जैसे बोलेगा, जनन तो वो हम पढ़ाएंगे अभी, वो हो जाएगा क्या, अर्धसूत्री, क्या हो जाएगा, अर्धसूत्री हो जाएगा जनन जैसे बोलेगा। बाकी बॉडी कोई भी अंग बोल दे, पुच्छी बोल दे या तुम्हारा हाथ कट गया या कुछ भी कट गया, बॉडी को अंग बोल दे तो उसमें क्या होगा, समसूत्री क्या हो जाएगा। तो काये बोल दे, काया मतलब बॉडी, काया मतलब तो बॉडी में कहीं भी कुछ कट फट हो सब समसूत्री विभाजन के द्वारा पुनः पूर्ति होगा। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज पूरा बोल दिया है। चलो ठीक है, देखो आप देखें समसूत्री विभाजन कितना टाइप का होता है। तो समसूत्री विभाजन जो होता है 5 चरण में, कितना चरण में होता है, समसूत्री विभाजन, समसूत्री, तो समसूत्री विभाजन जो है ये 5 चरण में कंप्लीट होता है। कितना चरण में होता है, समसूत्री विभाजन कितना चरण में कंप्लीट होता है, 5 चरण में, 5 चरण में। समसूत्री विभाजन का जो फर्स्ट चरण है उसे बोलते हैं क्या, तो उसे बोलते हैं अंतरा अवस्था, क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन का पहला चरण जो से क्या बोलते हैं, अंतरावस्था, अंतरावस्था। और दूसरा जो है उसे क्या बोलते हैं, पूर्वावस्था, क्या बोलते हैं, पूर्वावस्था, पूर्वावस्था। तीसरा जो से क्या बोलते हैं, मध्यावस्था, क्या बोलते हैं, मध्यावस्था। और चौथा क्या बोलते हैं, पच्यावस्था, क्या बोलते हैं, पच्यावस्था। और पांचवा क्या बोलते हैं, अंत्यावस्था, क्या बोलते हैं, यह अंत हो रहा है इसलिए अंत्यावस्था, अंत हो रहा है इसलिए अंत्यावस्था, अंत्या अवस्था। तो समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन 5 चरण में, कितना चरण में होता है, 5 चरण में। पहला चरण कौन है, अंतरा अवस्था। दूसरा चरण कौन है, पूर्वा अवस्था। तीसरा चरण कौन है, मध्य अवस्था। चौथा कौन है, पच्चीय अवस्था। पांचवा कौन है, अंत्या अवस्था, अंत्या अवस्था। लेकिन इसका इंग्लिश ज्यादा पूछा जाता है इसलिए इंग्लिश भी इसका याद रखना। अंतरा अवस्था क्या बोलते हैं, इंटरफेज, क्या बोलते हैं, इंटरफेज, क्या बोलते हैं, इंटरफेज, इंटरफेज। और पूर्वावस्था क्या बोलेंगे, प्रोफेज, प्रो मतलब पूर्व, पहले, प्रो मतलब पहले यानी पूर्व, ठीक है ना। तो प्रोफेज क्या बोलेंगे, तो पूर्वावस्था क्या बोलते हैं, प्रोफेज, क्या बोलेंगे, प्रोफेज, प्रोफेज। और मध्यावस्था क्या बोलेंगे, मेटाफेज, मेटा मतलब मध्या, मेटा मतलब, तो मेटाफेज क्या बोलेंगे, मेटाफेज। और पच्यावस्था क्या बोलेंगे, पच्यावस्था क्या बोलेंगे, एनाफेज, क्या बोलेंगे,
फेज, एनाफेज। और अंत्यावस्था क्या बोलेंगे? तो टेलोफेज। क्या बोलेंगे? टेलोफेज, टेलोफेज। तो ये इंग्लिश नाम भी याद रखना। तो समसूत्री विभाजन 5 चरण में कितने बजे से? 8 बजे से होता है ये क्लास, ठीक है ना। समसूत्री विभाजन 5 चरण में, समसूत्री विभाजन 5 चरण में होता है। पहला क्या हुआ? इंटरफेज। दूसरा क्या हुआ? प्रोफेज। तीसरा क्या हुआ? मेटाफेज। चौथा क्या हुआ? एनाफेज। पांचवा क्या हुआ? टेलोफेज। पांचवा क्या हुआ? टेलोफेज। और जब ये पांचों चरण कंप्लीट हो जाएगा तो कोशिका का जो है निर्माण, नया कोशिका का निर्माण मातृ कोशिका से हो जाएगा। मातृ कोशिका का से पुत्री कोशिका का निर्माण ये 5 चरण में होता है। और ये जैसे 5 चरण कंप्लीट हो जाएगा यानी नई कोशिका का निर्माण हो चुका है, हो चुका है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ ध्यान देना कि अंतरा अवस्था में क्या होता है, कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया तैयार होता है। यानी यहाँ पर तैयार हो रहा है, क्या हो रहा है? जैसे आप लोग कहीं जाते हैं तो तैयार ना होते हैं, इसमें क्या होता है? इसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होता है। क्या होता है? पूछा किस चरण में कोशिका विभाजन के लिए तैयार होता है? कोशिका विभाजन की तैयारी करते हैं, बताओ किस अवस्था में, समसूत्री विभाजन के किस अवस्था में कोशिका विभाजन की तैयारी होता है? तो अंतरावस्था। कौन अवस्था में? अंतरावस्था। कौन अवस्था में? और शुरू कहाँ हो जाता है? बताओ शुरू कहाँ हो जाता है? समसूत्री विभाजन के किस अवस्था में कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है? तो कोशिका विभाजन शुरू कहाँ होता है? तो कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। कौन अवस्था में? प्रोफेज। किसमें? प्रोफेज में। और कंप्लीट कहाँ होगा? जल्दी बताओ कंप्लीट कहाँ होगा? तो अंत्यावस्था। अरे कंप्लीट यही ना होगा, इसको पूछा बात है, लास्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन कंप्लीट कहाँ होता है? तो कोशिका विभाजन कंप्लीट यानी समाप्त कहाँ हो जाता है? अंत्य अवस्था में। फिर क्वेश्चन बोला इस 5 को जो अवस्था है इसमें सबसे बड़ा अवस्था कौन होता है? सबसे ज्यादा लंबा टाइम कहाँ लगेगा? लंबा टाइम कोशिका विभाजन के लिए लंबा टाइम कहाँ लगेगा? इसमें कि इसमें कि इसमें कि इसमें कि इसमें? तो सबसे देखो जहाँ शुरू हो रहा है, क्या हो रहा है? शुरू हो रहा है वहाँ ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा। एक बार शुरू हो गया तो फिर आसानी से ना हो जाएगा। किसी गाड़ी भी ढकलते हैं तो पहले क्या होता है? ज़्यादा ताकत लगता है, ढकला गया तो फिर कौन चीज़ आसानी से आगे बढ़ जाता है। यहाँ शुरू हो रहा है, क्या हो रहा है? शुरू। तो सबसे लंबा अवस्था कौन हुआ? समसूत्री विभाजन का सबसे लंबा अवस्था, समसूत्री विभाजन का सबसे लंबा अवस्था कौन है? तो वह है प्रोफेज। क्या है? प्रोफेज यानी पूर्व अवस्था। सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा समसूत्री विभाजन का सबसे छोटा अवस्था कौन है? तो एनाफेज। क्या है? सबसे छोटा अवस्था कौन है? तो वो आपका है क्या? एनाफेज। क्या है? एनाफेज यानी पच्य अवस्था। अब बीच वाला अवस्था कौन है? ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि समसूत्री विभाजन के बीच वाला अवस्था को क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन के बीच वाला अवस्था को क्या बोलते हैं? तो मेटाफेज। क्या बोलते हैं? मेटाफेज। इतना याद रहेगा? बताओ, पहले बताना है समसूत्री विभाजन का खोज किसने किया? कोशिका विभाजन का खोज किसने किया? तब बिरचाओ 1855 में किया है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं स्पेशल समसूत्री विभाजन का खोज किसने किया है? तो वाल्थेल फ्लेमिंग ने किया है। समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? कायिक कोशिका में होता है। कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन जो है, समसूत्री विभाजन में मातृ कोशिका जो होता है वो कितने कोशिका में बट जाता है? 2 कोशिका में बट जाता है, 2 भाग में बट जाता है। और ये 2 भाग को क्या बोलते हैं? पुत्री कोशिका, डॉटर सेल बोलते हैं। फिर बताना कट कहीं घाव हो जाए तो वहां पर कोशिका विभाजन किस प्रक्रिया द्वारा होगा? समसूत्री विभाजन के द्वारा होगा। कहीं पर मान लो चोट लग गया है तो वहां पर कोशिका विभाजन किस प्रक्रिया द्वारा होगा? समसूत्री विभाजन के द्वारा। फिर हमारे बॉडी के किसी भी अंग में नए कोशिका का निर्माण किस विधि द्वारा होगा? समसूत्री विभाजन के द्वारा। छिपकली का पुच्छी भी कट गया है तो नया पुच्छी जो बनेगा किस विधि के द्वारा बनेगा? समसूत्री विभाजन के द्वारा बनेगा। समसूत्री विभाजन कितने प्रोसेस में होता है? 5 प्रोसेस में होता है। पहला प्रोसेस कौन है? इंटरफेज। क्या है? इंटरफेज। लास्ट अवस्था कौन है? टेलोफेज। कौन है? टेलोफेज। समसूत्री विभाजन के किस अवस्था में कोशिका विभाजन के लिए तैयारी करता है? इंटरफेज। तैयारी बोल रहा है, इंटरफेज। कौन चीज? इंटरफेज। और शुरू कौन अवस्था में हो जाता है? प्रोफेज। बीच में मेटाफेज। कंप्लीट कहाँ होता है? टेलोफेज। कंप्लीट कहाँ होता है?
सबसे छोटा अवस्था कौन है? एनाफेज। सबसे बड़ा अवस्था कौन है? प्रोफेज। इतना याद हुआ? जल्दी बताओ, इतना याद हुआ? समसूत्री बिल्कुल राइट है। आप लोग भी कमेंट कीजिए, याद हुआ? इतना जल्दी बताइए। सर जी 10 बजे का क्लास मेरे में नहीं चलता है, बताइए सर जी। अभी वाला चल रहा है? अभी वाला चले तो 10 बजे वाला भी चलेगा। अच्छा पूजा उजा कीजिए पूजा जी, ठीक है। चलिए बिल्कुल ले दिया है। फेकन कुमार, नाम गजब है, फेकन कुमार। अपने फटाफट जवाब दे रहे हैं, फटाफट फेंक रहे हैं। चलिए बिल्कुल राइट है। सूची मेटाफेज में क्रोमोटीन क्रोमोसोम चेंज हो जाता है। हाँ बिल्कुल राइट है, याद हो गया सर जी। हाँ बिल्कुल, इसको हम बार बार रिपीट इसीलिए किए हैं क्योंकि आप लोग जल्दी इसको अधिकांश पढ़ते नहीं हैं, तो पहली बार पढ़ते हैं इसलिए याद करवाने के लिए बहुत बार हम रिपीट किए हैं, ठीक है ना। सर जी हम बोर्ड में देखेंगे, बाद में देखेंगे, और ठीक कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लीजिएगा। बाद में तो रहबे करेगा, जब आपका क्लास हो जाएगा तो बाद में तो रिकॉर्डेड रहेगा ही। अभी खाना बनाना रहता है, खाना बनाओ, मोबाइल चालू रख दो बगल में, ठीक है ना, और सुनते रहो और देखते भी रहो, ठीक है। अब देखेंगे अर्धसूत्री, क्या देखेंगे? लास्ट क्या है जल्दी बताओ? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो बताए थे कोशिका विभाजन 3 प्रोसेस में होता है। पहला क्या होता है? पहला होता है ओसूत्री। और प्रोकैरियोटिक जीव में कैसा होता है? ओसूत्री। अमीबा में कैसा होता है? ओसूत्री। जीवाणु में कैसा होता है? ओसूत्री। फिर बताए थे क्या कि नीलहरी शैवाल में कैसा होता है? ओसूत्री। प्रोटोजोआ में कैसा होता है? ओसूत्री। सबसे सरल विभाजन किसमें होता है? ओसूत्री। किसमें होता है? ओसूत्री। ओसूत्री विभाजन में कुछ नहीं होगा। ओसूत्री विभाजन में क्या होगा? आसानी से जो है टूटेगा ऐसे, और क्या होगा? 2 भाग में बट जाएगा, 2 भाग में बट जाएगा। तो इसमें जो है ना, इसमें जो गुण होता है, क्वेश्चन पूछेगा बताओ तीनों में, ओसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में, किसमें कोशिका में जो है गुण, नया कोशिका गुण और पुराना कोशिका गुण एकदम समान मिल जाएगा। नया कोशिका के गुण और पुराना कोशिका के गुण में एकदम समान मिल जाएगा, ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। तो वो होगा क्या? ओसूत्री। क्या होगा? देखिए ओसूत्री काफ़ी आसानी तरीका से होता है। तो दोनों का गुण जो है मातृ कोशिका से मिल जाता है। मातृ कोशिका से क्या होता है? मिल जाता है। क्या होता है? मिल जाता है। और समसूत्री में एक बात और याद रखना, समसूत्री में एक बात कौन क्या रखना है? समसूत्री में एक बात याद रखना कि इसमें देखो, हम जानते हैं कि मनुष्य में, क्या जानते हैं? मनुष्य में कितना क्रोमोसोम होता है? तो मनुष्य में होता है 46 क्रोमोसोम। कितना होता है? मनुष्य में कितना क्रोमोसोम होता है? 46 क्रोमोसोम होता है। 46 क्रोमोसोम बोले तो 23 जोड़ा। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा। तो 23 जोड़ा जब होता है तो मान लो कि आपका हुआ मातृ कोशिका। क्या हुआ? मातृ कोशिका, यानी जिससे नया कोशिका का निर्माण होगा, नया कोशिका से निर्माण होगा। तो हम बताते हैं कि मातृ कोशिका से जब पुत्री कोशिका बनेगा, डॉटर कोशिका बनेगा, तो 2 भाग में, कितना भाग में बटेगा? 2 भाग में बटेगा, 2 भाग में बटेगा। तो क्या इसमें 23 हो जाएगा? क्रोमोसोम क्या 23 हो जाएगा? 23 बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि 46 ही रहेगा। क्या रहेगा? 22 बोलता है, 46 ही रहेगा, 46 ही रहेगा, क्योंकि मनुष्य में क्रोमोसोम के संख्या कितना? तो 46। कितना होता है? यानी ये 2 भाग में भले ही बट गया है, इससे 2 को जो है पुत्री कोशिका का भले ही निर्माण हुआ है, लेकिन क्रोमोसोम के संख्या कंप्लीट रहेगा 46। कितना रहेगा? 46 बोले तो 23 जोड़ा, 46 बोले तो। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में 23 होता है। कितना जाता है? अर्धसूत्री विभाजन में 23 भाग में बट जाएगा, यानी आधा भाग में बटेगा, इसीलिए उसको बोलेंगे अर्धसूत्री। क्या बोलेंगे? तो समसूत्री मतलब समान समान, समसूत्री मतलब इधर भी समान और इधर भी समान, बराबर। तो समसूत्री। और अर्धसूत्री में क्या होगा? ये 46 इधर 23 आ जाएगा और इधर 23 आ जाएगा, इसीलिए उसको बोलेंगे अर्धसूत्री। क्या बोलेंगे? अर्धसूत्री। तो क्वेश्चन बोलेगा क्वेश्चन बोलेगा कोशिका विभाजन के कौन सा विधि में क्रोमोसोम की संख्या समान होता है? क्या होगा? समसूत्री। क्या आ जाएगा? समसूत्री। अब क्या देखना है? तो अब देखना है अर्धसूत्री। क्या देखना है? अर्धसूत्री। अर्धसूत्री। तो अर्धसूत्री बारे में देखते हैं। तो अर्धसूत्री बारे में देखेंगे। पहले अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो जनन में। किसमें होता है? जनन कोशिका। जनन कोशिका, या ऐसे बोलेगा लैंगिक कोशिका। क्या बोलेगा? लैंगिक कोशिका। लैंगिक कोशिका। लैंगिक। तो लैंगिक कोशिका में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया कैसे होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। लैंगिक कोशिका में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया कैसे होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। अर्धसूत्री को इंग्लिश में क्या बोले थे? मियोसिस। क्या बोले थे? क्या बोले थे? मियोसिस। मियोसिस बोले थे। और बताए थे
कि अर्थसूत्री विभाजन जो होता है ये सबसे जटिल प्रक्रिया क्या है? कोशिका विभाजन का सबसे जटिल प्रक्रिया कौन है? मियोसिस। कोशिका विभाजन का सबसे जटिल प्रक्रिया कौन है? मियोसिस। क्या है? मियोसिस। क्या है? मियोसिस है। सबसे सरल कौन था? ओसूत्री। सबसे सरल कौन था? ओसूत्री। सबसे जटिल कौन है? मियोसिस यानी अर्धसूत्री। मियोसिस यानी अर्धसूत्री सबसे जटिल है। क्या है? सबसे जटिल है। अब इसके बारे में देखेंगे तो हम देखो ये कैसे विभाजन होता है। ये होता है 2 चरण में। कितना चरण में होता है? 2 चरण में कोशिका विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन कितना चरण में हुआ था? ले भूल गया, 5 चरण में। समसूत्री विभाजन कितना चरण में हुआ था? 5 चरण में हुआ था। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन कितना चरण में होगा? 2 चरण में। अर्धसूत्री विभाजन कितना चरण में होगा? 2 चरण में। और इसमें याद रखना है कि इसमें जो है मातृ कोशिका, क्या बता रहा है? इसमें जो मातृ कोशिका होगा, मातृ कोशिका होगा। समसूत्री विभाजन में मातृ कोशिका कितना भाग में बटा था? 2 भाग में ना बटा था। समसूत्री विभाजन में मातृ कोशिका कितना भाग में बटा था? 2 भाग में। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में मातृ कोशिका 4 भाग में। कितना भाग में? 4 भाग में। कितना भाग में बटेगा? 4 भाग में बटेगा। याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछेगा अर्धसूत्री विभाजन में जब कोशिका का विभाजन होता है तो मातृ कोशिका कितने भागों में बट जाता है? 4 भाग में। कितना भाग में बटता है? 4 भाग में बट जाता है। कितना चरण में होता है? 2 चरण में। कितना चरण में होता है? अर्धसूत्री विभाजन कितना चरण में होता है? 2 चरण में। अर्धसूत्री विभाजन में मातृ कोशिका कितना भाग में बटता है? 4 भाग में। समसूत्री विभाजन जो है कितना चरण में होता है? 5 चरण में। समसूत्री विभाजन कितना चरण में होता है? 5 चरण में। और कितना भाग में बट जाता है? 2 भाग में। तो समसूत्री विभाजन 5 चरण में होता है, लेकिन मातृ कोशिका 2 ही भाग में बढ़ता है। और अर्धसूत्री विभाजन 2 चरण में होता है, अब बढ़ता कितना भाग में? 4 भाग में। कितना भाग में बढ़ता है? 4 भाग में बढ़ता है। जैसे आप लोग को बताए थे, क्या बताए थे? यहाँ ध्यान दो। बताए थे क्या कि कुल होता है 46 क्रोमोसोम। कितना होता है? चाहे वो मेल के बात करे, क्या बोल रहा है, मेल का बात करे या फीमेल के बात करे, माता की बात करे या पिता के बात करे, ठीक है ना। इस सभी में होता है कितना? 46 क्रोमोसोम होता है। मानव है तो 46 क्रोमोसोम। कितना हो जाएगा? 46 से जहाँ भी एक को बढ़ा घटा तो डिसऑर्डर हो जाएगा, यानी कोई ना कोई सिंड्रोम हो जाएगा ना होगा। जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कितना होता है? 47 हो जाता है। पटाओ सिंड्रोम में भी कितना? 47 हो जाता है। डाउन सिंड्रोम में कितना हो जाता है? तो 45 हो जाएगा। तो ये जहाँ उस रोग में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो जहाँ भी एक को बढ़ा या घटा तो हो जाएगा रोग, क्या हो जाएगा? यानी सिंड्रोम। क्या हो जाएगा? तो मेल में भी कितना था? 46। कितना है? 46। कितना है? 46। और फीमेल में भी कितना होगा? 46। कितना होगा? और याद करो 46 यानी कितना जोड़ा? 23 जोड़ा। 46 यानी कितना जोड़ा? 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है। 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है। 46 यानी कितना जोड़ा? 23 जोड़ा। 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है। और याद करो, लेकिन बताए थे क्या? बताए थे कि ये 46 जो है इसको 2 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। 2 भागों में बांटते हैं। एगो देखो 46 में से कितना? 46 में से 44। 46 में से 44 बराबर 22 जोड़ा। 44 बराबर 22 जोड़ा जो लड़का एवं लड़की में समान होता है। कल बताए थे ना, कल इसके बारे में बताए थे कि 46 में से 44 गो जो क्रोमोसोम है वो लड़का लड़की में समान होता है। क्या होता है? यानी जितना लड़का में उतने लड़की में। यानी लड़का में आँख होता है, लड़की में भी आँख होता है। आँख, नाक, कान, मुंह, ठीक है, दांत, जीभ, होठ, ठीक है, गुद्दा, किडनी, फेफड़ा, ये लड़का लड़की में क्या समान क्या होता है। और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? 44। कितना है? यानी 44 क्रोमोसोम लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं होता है। सिर्फ 2 क्रोमोसोम का अंतर होगा। कितना अंतर होगा? 2 गो, यानी 1 जोड़ा। कितना? 1 जोड़ा अंतर रहने के कारण ही क्या होता है? लिंग में अंतर क्या जाता है। यानी जितना भी लड़का लड़की में अंतर दिखाई दे रहा है उसका कारण बस एक ही चीज है। कौन चीज? 1 जोड़ा। कितना? लड़का लड़की में जितना भी अंग समान मिल रहा है, लड़का लड़की में जितना भी अंग समान मिल रहा है वो उसके लिए कारण क्या है? ये 44। कितना है? 44। कितना है? ये 44 जो है, यानी जो 22 जोड़ा क्रोमोसोम है ये लड़का और लड़की में एकदम सेम होता है, कोई अंतर नहीं होता है। 1 जोड़ा अंतर के कारण दोनों में लिंग में परिवर्तन हो जाता है। एक मेल बन जाता है, एक फीमेल बन जाता है। और बॉडी में जितना भी अंतर हुआ है लड़का और लड़की में, ये 1 जोड़ा के उसके लिए जिम्मेदार है। और ये बताओ, ये फीमेल मेल में क्या होगा? बताओ, ये 1 जोड़ा जो है ये मेल में क्या होगा? 1 जोड़ा जो मेल में, इसे देखो पहले ध्यान देना। ये जो लड़का लड़की में समान, लड़का लड़की में जो 44 क्रोमोसोम समान है, 22 जोड़ा जो समान है उसे बोले थे ऑटोसोम। याद करो, कल बताए थे, बोले थे इसे क्या बोले थे? ऑटोसोम। क्या बोले थे? यानी वैसा 46 क्रोमोसोम में से वैसा 44 क्रोमोसोम जो मेल एवं फीमेल में सेम टू सेम रहता है उसे क्या बोले थे? ऑटोसोम। क्या बोले थे?
और जो एगो अलग रहता है उसे क्या बोले थे? तो उसे बोले थे ओलोसोम। क्या बोले थे? ओलोसोम। क्या बोले थे? ओलोसोम। क्या बोले थे? ओलोसोम बोले थे। यानी लिंग क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? ओलोसोम। क्योंकि लिंग डिसाइड करने वाला कौन है? यही है ना। लिंग डिसाइड करने वाला कौन है? यही एक जोड़ा है। तो लिंग क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है? ओलोसोम। लिंग क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है? ओलोसोम। और ये मेल की बात कर, किसकी बात कर रहे हैं? मेल का बात कर, नर का बात, किसका? नर या पिता बोल दो, क्या बोल दो? पिता के बात कर रहे हैं। तो क्या होगा जल्दी बता दो। तो इसमें आपका होगा XY। क्या हो जाएगा? यानी इसमें जो होगा लिंग क्रोमोसोम वो क्या होगा? XY। क्या हो जाएगा? XY हो जाएगा ना। होगा उसी प्रकार फीमेल में भी एकदम सेम टू सेम रहेगा। उसी प्रकार 44 को एक साथ, 44 को, क्योंकि 44 को सेम टू सेम मिल जाएगा ना। 44 को एक साथ, 44 को एक साथ रहेगा। यानी 22 जोड़ा। कितना जोड़ा? 22 पेयर। 22 पेयर। और यहाँ पर 2 गो एक साथ, यानी एक पेयर। कितना पेयर? एक पेयर। तो ये जो 44 वो जो है, जो 22 के पेयर है, उसे क्या बोलेंगे जल्दी बताओ? ऑटोसोम। क्या बोलेंगे? ऑटोसोम। क्या बोलेंगे? ऑटोसोम। ऑटोसोम बोलेंगे। और एक पेयर जिसके कारण ये फीमेल बन गई, क्या बन गई? यानी लिंग क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे? ओलोसोम। क्या बोलेंगे? ओलोसोम। क्या बोलेंगे? ओलोसोम। ओलोसोम। अब याद ध्यान दो, ये फीमेल मतलब क्या हुआ? मादा। क्या हुआ? या इसी को बोल देते क्या? माता। क्या बोल देते हैं? माता। अब एक बताओ बच्चा हम कैसे आएगा? बच्चा अगर मान लो कि यहाँ जब हम जानते हैं कि जो संतान होता है उससे माता से भी कुछ क्रोमोसोम आता है और पिता से भी कुछ क्रोमोसोम आता है, तो क्या इससे पिता से 46 आ जाएगा? नहीं, यहाँ ध्यान दो, जब संतान होगा तो यहाँ से कितना है? यहाँ 22 जोड़ा। कितना जोड़ा है? यानी यहाँ 44 से कितना है? तो 44 से क्या 40 आ जाएगा? क्योंकि मानव में 46 क्रोमोसोम से ज्यादा नहीं हो सकता है। संतान में इधर से भी आएगा और इधर से भी आएगा, पिता से भी आएगा और माता से भी आएगा। तो ऐसा नहीं पूरे पूरे आ जाएगा। 46 दूनी कितना हो जाएगा? 46 दूनी कितना हो जाएगा? हाँ, 92 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ना हो जाएगा। तो 92 नहीं हो जाएगा, यानी आधा आधा आएगा। क्या आएगा? और आधा आधा आएगा, इसलिए उसे बोलते हैं अर्धसूत्री। क्या बोलते हैं? आधा इधर से आधा इधर से, इसलिए क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री। यानी बताओ इधर से ऑटोसोम में से कितना आएगा? बताओ संतान में। क्या बात कर? संतान की बात कर। किसका बात कर रहे हैं? संतान जो होगा इसमें से ऑटोसोम में से कितना आएगा? 22। कितना आएगा? 22 आएगा। और यहां से जो है XY में से क्या गो आएगा? 2 गो है ना। 2 गो है तो इसमें से क्या गो आएगा? एगो। क्या गो आएगा? तो इसमें से भी आएगा एगो आएगा। एगो X आ जाए या Y आ जाए। अब इधर से बताओ 44 में से कितना आएगा? 22। कितना आएगा? 22 आएगा। कितना आएगा? 22। और यहाँ पर जो एक पेयर है मेल में, फीमेल में जो एक पेयर होता है उसे बोलते हैं XX। क्या बोलते हैं? फीमेल में लिंग क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? डबल X। क्या बोलते हैं? फीमेल में लिंग क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? डबल X। तो यहाँ डबल X यानी 2 में से क्या हुआ आएगा? एगो। क्या हुआ आएगा? क्या 46 पूरा? जल्दी बताओ, क्या 46 पूरा? जल्दी बताओ 46 पूरा? तो ये 46 कितना पूरा है? 46 पूर गया। कितना पूर गया? 46 पूर गया। इसीलिए तो बोलते हैं कि समसूत्री विभाजन में जो है मातृ कोशिका 2 भाग में बढ़ता है और समसूत्री और असूत्री विभाजन में जो मातृ कोशिका ये 4 भाग में, कितना भाग बढ़ जाता है? 4 भाग में बढ़ जाता है। और कुल कितना हो गया? 46। कितना हो गया है? 46 हो गया। समझा बोला? प्रोसेस समझा ना? समझा है तो ये समझ जाना। तो मेल में कितना क्रोमोसोम होता है? 46 होता है। फीमेल में भी कितना होता है? 46 होता है। मेल फीमेल में जो समान होता है 44 जो समान होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। और लिंग क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? ओलोसोम। क्या बोलते हैं? ओलोसोम। अगर XY रहेगा तो क्या होगा? मेल। क्या हो जाएगा? मेल। और डबल X रहेगा तो क्या हो जाएगा? फीमेल। क्या हो जाएगा? फीमेल। बिल्कुल लिख दिया है। ये आपका 46 पुर गया है। देखो यहाँ 46 नहीं पूरा है, ये कितना पुर गया है? 46। कितना पुर गया है? 46 कंप्लीट पुर गया है। 46 क्या हुआ? वो अभी बता रहे हैं, अभी कंप्लीट का वही जा रहा है। अभी कंप्लीट हुआ का? यस सर, डन। चलो बिल्कुल राइट है। बोर्ड पीडीएफ कहाँ मिलता है सर? बोर्ड पीडीएफ नहीं डाला है? राकेश को भेजे। अच्छा हम चेक कर लेंगे, ठीक है ना। अगर बोर्ड पीडीएफ नहीं डाला होगा तो उसका अभी हम डलवा देंगे, ठीक है ना। बोर्ड पीडीएफ आपका बेचे में मिल जाएगा, ठीक है। एलपी टेक वाला बेचे मेल पढ़ा दीजिए भैया, और टाइम नहीं है, 1 जून से एग्जाम स्टार्ट है। अभी दिया है, डिसाइड नहीं किया। एग्जाम डिसाइड कर दिया एलपी टेक्नीशियन लगे तो कैलेंडर ऐसे अभी दिया है, ठीक है ना। अब बोला जी थोड़ा बिजी है इसलिए मैं अभी ना हो पा रहा आपका।
वो पलायन वाले को चुप करिए भैया, बहुत लबर लबर बोलता है। तो बोलेगा नहीं, खाली तुम ही लोग बोलेगा। तुम रजाई में घुस गया, अति सो गया होगा, आपने तो बोलता ना, ये लोग को बोलने दो, ठीक है। तुम लोग को ही बोलना है लबर लबर, इतना बोलो कि जो है ना अड़ोसिया पड़ोसिया सब भाग जाए, कहेगा कौन चीज कर रहा है। हिस्ट्री क्लास इसमें नहीं चलता है भैया, नहीं मिलता है। चलेगा चलेगा, 10 बजे से आपका हिस्ट्री क्लास चलेगा, ठीक है ना। चलो यार ध्यान दो, आज हो सकता है 10 बजे से पहले भी स्टार्ट कर दे, 10 मिनट, ठीक है। चलो यार ध्यान दो, क्या बोले थे। अब यहाँ पर ध्यान दो कि लड़का और लड़की यानी संतान की उत्पत्ति कैसे होता है, कब डिसाइड हो, कब मतलब कब जो है लड़का का उत्पत्ति होगा और कब जो है लड़की नहीं, संतान कब होगा। देखो यहाँ पर हम बताए थे क्या, माता क्या बताए थे, पहले लेते हैं पिता, क्या लेते हैं, पहले लेते हैं पिता, क्या लेते हैं, पिता लेते हैं, क्या लेते हैं, पिता लेते हैं। तो पिता में जो लिंक क्रोमोसोम है वो क्या था, XY, क्या था XY, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या है, लिंग डिसाइड करना है कि मेल होगा या फीमेल होगा, लड़का होगा या लड़की होगा, पापा के परी होगा या मम्मी के मगरमच्छ होगा, डिसाइड करना है ना। तो डिसाइड करने के लिए कौन क्रोमोसोम लेंगे, लिंक क्रोमोसोम लेंगे, क्योंकि लिंग डिसाइड करने वाला तो यही है ना। तो 44 से गोली मारी, 44 क्या किए थे कि 44 तो लड़का लड़की दोनों में सेम होता है, तो उससे तो लिंग डिसाइड होने वाला नहीं है। लिंग डिसाइड किससे होने वाला है, लिंग डिसाइड होने वाला लिंक क्रोमोसोम, लिंक क्रोमोसोम से, इसीलिए लिंक क्रोमोसोम क्या लिए, ये हो गया पिता में, क्या हो गया, और माता में क्या बोल रहा है, माता में क्या होता है, लिंक क्रोमोसोम XX, क्या होता है XX, यानी XX क्या होता है, XX होता है। अब यहाँ पर ध्यान दो, अब जब देखते हैं कि देखो यार जब भी XY होगा समझ आना मेल होगा, क्या होगा, लड़का, क्या आ जाएगा, XY होगा तो क्या आ जाएगा, लड़का, और जहां XY यानी क्या आ जाएगी, फीमेल यानी लड़की, क्या क्या जाएगा, लड़की, ठीक है ना। अब यहाँ लकड़ी नहीं बोलो, लड़की, क्या लकड़ी हो जाएगा। चलो यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ पर क्या होगा, हम बताए थे कि दोनों तरफ से एक एक आएगा, कितना आएगा, अगर ये वाला X, ध्यान दो ये वाला X ये X से मिल गया, ये वाला X से मिल गया, तो X क्या हो गया, XX क्या हो गया, पापा के परी, पापा के परी ना हो गया, अरे हुआ जल्दी बोलो, हो गया नहीं, लड़की कौन सी हुआ। अगर ये वाला X जाके इस X से मिल गया है तो अभी क्या होगा, फिर पापा परी होगा ना, हो गया, हो गया। अब मम्मी मगरमच्छ का आ गया है, अब मगरमच्छ आएगा, कौन सी आएगा, मगरमच्छ कौन सी आएगा। अब मान लो कि ये वाला Y ये X से जाके मिल गया, तो तुम लोग ज़्यादा नहीं बोल देना, Y X नहीं बोल देना, ABCD पढ़ा है ना, ABCD पहले Y आता है पहले X आता है, पहले X आता है, इन्हें Y X कर देना, ठीक है ना। मगरमच्छ को उल्टा मगरमच्छ नहीं बना देना, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, तो क्या करेंगे, XY क्या, ये हुआ क्या, मगरमच्छ, क्या हो गया। अब ये वाला Y मान लो कि इस X से जाके मिल गया है, तब भी क्या होगा, XY क्या होगा, XY क्या हो जाएगा, XY लड़का, क्या हो गया, समझ आ गया है ना। यानी देखो यहाँ पर क्या देखा है, यहाँ जो माता है, ठीक है ना, माता, यहाँ ध्यान दो, जो मतलब लिंग डिसाइड हो रहा है वो पिता पर हो रहा है कि माता पर हो रहा है, पिता पर, माता पर, तो दोनों X से है, दोनों क्या है, पिता से क्या जा रहा है, पिता से अगर X जाएगा तो हो जाएगा क्या, लड़की, और पिता से अगर Y जाएगा तो क्या हो जाएगा, लड़का। यानी लड़का हो रहा है या लड़की हो रहा है, इसमें फीमेल का कोई गलती है, अरे किसी गलती नहीं, लड़का हो या लड़की हो, ये तो प्रकृति का देन है, ठीक है ना, और दोनों समान है, ठीक है, ये तो खाली समाज का नियम बना दिया है, ठीक है। यानी और महिला लोग को गलत जो है ठहराया जाता है, न ठहराया जाता है, ऐसा गलती बात कौन सी है, दोनों तो संतानें हैं, ठीक है ना। यानी लड़का होगा या लड़की होगा, ये पूरा 100% क्यों, कौन डिसाइड करेगा, पिता। अभी डिसाइड मतलब ये नहीं कि अपना मन से वाई भेज देगा, ठीक है ना, मतलब ये लिंग निर्धारण जो है माता पर होगा, पिता पर होगा, पिता पर, और पिता से X क्रोमोसोम जाएगा तो क्या बनेगा, लड़की, और पिता से अगर Y क्रोमोसोम चल गया है तो क्या होगा, लड़का, क्या होगा। यानी लिंग डिसाइड क्या बोल रहे हैं, लिंग निर्धारण क्या बोल रहे हैं, लिंग निर्धारण किस पर होता है, तो लिंग निर्धारण होता है पिता के क्रोमोसोम पर, पिता के क्रोमोसोम पर, पिता के क्रोमोसोम पर। क्या इसमें महिला का योगदान है, नहीं, महिला क्या है, न्यूट्रल, क्या है, XX लेके बैठल है, तो उसमें कौन सी भेजता है, ठीक है ना, यानी X भेजेगा तो लड़की और Y चल गया तो लड़का। अब देखो प्रकृति ने कितना अच्छा डिजाइन किया है। अगर मान लो चारों मिला के बोल दे 100%, कितना बोल दे, 100%, कितना बोल दे, और चारों कुल्ले होता है 100%, चारों क्या कुल्ले अगर 10 करता है 10 100%, तो कुल्ले 100%, कुल्ले कितना होता है, 100% होता है। तो उसमें देखो 2 बार संभावना है, देखो यार 50% संभावना है क्या है कि लड़की होगा, क्या होगा, 50% संभावना कौन सी है, लड़की होगा, या 50% संभावना कौन सी है, लड़का होगा। कितना अच्छा डिसाइड किया हुआ, ऐसा नहीं कि लड़की होने की संभावना ज़्यादा है और लड़का होने की संभावना कौन सी है, कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
वो तो मतलब भ्रूण हत्या किया गया है, लड़की लोग को मार दिया गया है, तो लड़की जो है लिंगानुपात कम हो गया है, ठीक है ना। और केरल में लिंगानुपात ज़्यादा है, ठीक है ना, तो लिंगानुपात कम हो गया है। लेकिन प्रकृति द्वारा डिसाइड किया गया है कि लड़का और लड़की की संख्या जो है बराबर करके रखा गया है, 50-50 दोनों परसेंट, क्या यानी 50-50 क्या 50-50% दोनों हो गए, लड़का होगा या लड़की होगा ये तुम्हारा हाथ में नहीं है, बल्कि 50-50% है। समझ आ गया है ना। तो लड़का लड़की समझ गया, बता जल्दी, नहीं समझा है? क्या लिख रहा है सत्यम कुमार, बहुत योगदान सर अभी के समय में महिला का। अभी के समय में महिला बहुत योगदान, मतलब जो महिला XYZ ABCD सब लोग बैठा है सर कोई कोई बच्चा उल्टा कैसे पैदा हो जाता है सब बच्चा उल्टे पैदा होता है। सीधा कौन पैदा होता है, सब तो उल्टे होता है। मेरा कमेंट को प्राइवेट कर दीजिए, क्योंकि जब तक प्रोटीन रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहेगा। अल्लाह कहेगा तोरा चक्कर कहाँ लगा पाए, तो यही तो चक्कर लगवे जा पाए सबके साथ। जहाँ देखेंगे हद से ज़्यादा ग्रेट कमेंट आया तो फिर यहाँ मेरा हाथ में स्विच है, रिमोट में दबा देंगे, गोला से बाहर चल जाएगा, ठीक है। अल्लाह ध्यान दे, तुम लोग क्या साइंस पढ़ रहा है कि यहाँ पर अंधविश्वास की दुनिया में जा रहा है, पता नहीं चलता है। उल्टा पढ़ा था चोर नहीं ज़्यादा रहता है। साइंस पढ़ रहा है कि अंधविश्वास की दुनिया में जा रहा है। रिवीजन हो गया है ना। तो यार सूत्री विभाजन कंप्लीट पढ़ लिए हैं, फटाफट रिवीजन कर लो शुरू से। और सूत्री विभाजन जो है ये कंप्लीट पढ़ लिए हैं, सॉरी कोशिका विभाजन कंप्लीट पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। बताओ कोशिका विभाजन कितने चरण में होता है? कोशिका विभाजन की प्रक्रिया कितना है? 3। कोशिका विभाजन कितने तरह का होता है? 3। पहला क्या होता है? ओसूत्री। दूसरा क्या होता है? समसूत्री। तीसरा क्या होता है? अर्धसूत्री। फिर बताना ओसूत्री को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिटोसिस। क्या बोलते हैं? मिटोसिस। और बताना, वो भाग गया है क्या? कहाँ भाग गया है? बताओ ओसूत्री विभाजन के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिटोसिस। समसूत्री विभाजन के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिटोसिस। अर्धसूत्री विभाजन को क्या बोलते हैं? मियोसिस। क्या बोलते हैं? मियोसिस। फिर बताना कि ओसूत्री विभाजन किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जीव में कैसा विभाजन होगा? ओसूत्री। कैसा होगा? प्रोकैरियोटिक जीव में कोशिका विभाजन कैसा होगा? ओसूत्री। जैसे बताएंगे जीवाणु कैसा होगा? ओसूत्री। अमीबा में कैसा होगा? ओसूत्री। नीलहरी शैवाल में कैसा होगा? ओसूत्री। प्रोटोजोआ में कैसा होगा? ओसूत्री। ये सभी कैसा जीव है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। फिर बताना है कायिक कोशिका में कैसा होगा? समसूत्री। कायिक कोशिका में कैसा होगा? समसूत्री। शरीर में कहीं भी मान लो कट हो गया है, कोई अंग कट गया है, तो वहां पर कोशिका पुनः निर्माण किस विधि द्वारा होगा? समसूत्री विभाजन। कहीं घाव हो गया तो फिर भी समसूत्री। कौन विधि? समसूत्री विधि के द्वारा होगा। फिर बताना है कि सबसे जटिल प्रक्रिया कौन है? अर्धसूत्री। जनन कोशिका में या लैंगिक कोशिका में कोशिका विभाजन किस विधि द्वारा होता है? अर्धसूत्री। क्या होता है? अर्धसूत्री होता है। फिर आप लोगों को बताया तो क्या बताना है? किस विभाजन कोशिका का कौन सा विभाजन में मातृ कोशिका और पुत्री कोशिका का गुण लगभग समान मिल जाता है? ओसूत्री। किसमें? ओसूत्री। सबसे सरल कौन है? ओसूत्री। सबसे जटिल कौन है? अर्धसूत्री। फिर बताना है कि कोशिका विभाजन का खोज किसने किया है? बिरचाऊ। कोशिका विभाजन का खोज किसने किया है? बिरचाऊ। कब किया है? 1855 में किया है। लेकिन समसूत्री विभाजन का खोज किसने किया है? वाल्थेम फ्लेमिंग ने किया है। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? कायिक कोशिका। कायिक कोशिका बोले तो बॉडी सेल में। अगर कहीं चोट लग जाए तो कोशिका का पूर्ति किस विधि द्वारा होगा? समसूत्री की विधि के द्वारा। अगर कहीं पर घाव हो जाए तो कोशिका का पूर्ति किस विधि के द्वारा होगा? समसूत्री विधि के द्वारा। कोशिका का अगर मरम्मत भी करना है तो कौन विधि द्वारा मरम्मत होगा? समसूत्री विधि के द्वारा। इसमें मातृ कोशिका कितने भागों में बट जाता है? 2 भागों में बट जाता है। 2 भागों में बट जाता है। और समसूत्री विभाजन में बताना है कि मातृ कोशिका और पुत्री कोशिका में क्या क्रोमोसोम की संख्या में कोई अंतर होता है? बिल्कुल अंतर नहीं होता, समान होता है। इसलिए समसूत्री क्या हो गया? समसूत्री क्या हो गया है? समसूत्री हो गया है। फिर बताना है समसूत्री विभाजन कितने चरण में होता है? 5 चरण में होता है। पहला चरण कौन है? अंतरा अवस्था। दूसरा चरण कौन है? पूर्व अवस्था। तीसरा कौन है?
मध्य अवस्था। चौथा कौन है? पच्चीय अवस्था। पांचवा कौन है? अंत्य अवस्था। इंग्लिश से बोलो। पहला कौन है? इंटरफेज। दूसरा कौन है? प्रोफेज। तीसरा कौन है? मेटाफेज। चौथा कौन है? एनाफेज। पांचवा कौन है? टेलोफेज। फिर बताना कोशिका विभाजन की तैयारी, कोशिका विभाजन की तैयारी किस अवस्था में होता है? इंटरफेज में। कोशिका विभाजन शुरू किस अवस्था में हो जाता है? प्रोफेज में। कोशिका विभाजन कंप्लीट किस अवस्था में हो जाता है? अंत्य अवस्था। अंत्य अवस्था टेलोफेज। किसमें? समसूत्री विभाजन का सबसे छोटा अवस्था कौन होता है? एनाफेज। क्या होता है? एनाफेज। समसूत्री विभाजन का सबसे बड़ा अवस्था कौन होता है? प्रोफेज। क्या होता है? प्रोफेज। और अर्धसूत्री विभाजन का भी सबसे बड़ा प्रोफेज। अर्धसूत्री विभाजन का सबसे बड़ा भी प्रोफेज होगा, ठीक है ना। और बीच वाला अवस्था क्या है? मेटाफेज। कौन है? मेटाफेज। फिर बताया था क्या? फिर बताया था, बताओ कि आए थे यहाँ पर क्या कि लैंगिक कोशिका में विभाजन कैसे होता है? अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मियोसिस। सबसे जटिल विभाजन कौन है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन कितना चरण में होता है? 2 चरण में होता है, लेकिन इससे मातृ कोशिका जो है कितने भाग में बढ़ जाता है? 4 भाग में। समसूत्री विभाजन में मातृ कोशिका 2 भाग में। समसूत्री विभाजन मातृ कोशिका 2 भाग में। अर्धसूत्री विभाजन मातृ कोशिका 4 भाग। कितना भाग? 4 भाग में बढ़ता है, लेकिन कितना चरण में? 2 चरण में। लेकिन समसूत्री विभाजन कितना चरण में? 5 चरण। कितना चरण में? 5 चरण में। फिर बताए थे क्या? मेल हो या फीमेल हो, कोई भी मानव हो, क्रोमोसोम कितना होता है? 46 बराबर 23 जोड़ा। और उसमें से 44 यानी 22 जोड़ा जो मेल और फीमेल में बराबर होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। और जो लिंग डिसाइड करता है उसे क्या बोलते हैं? ओलोसोम। क्या बोलते हैं? ओलोसोम। और मेल की तरफ से कितना आएगा? 23 रहेगा। 22 + 1 23। और फीमेल की तरफ से भी कितना आएगा? 23। आधा आधा आता है, इसलिए इसे बोलते हैं अर्धसूत्री। क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री बोलते हैं। और कुल मिला कितना हो जाएगा? 46। कितना हो जाएगा? 46। फिर बताए पिता में कौन क्रोमोसोम होता है? XY। लड़का के लिए XY और लड़की के लिए XX। कितना? XX। अब बताना है कि लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम पर डिसाइड करता है? पिता के क्रोमोसोम। पिता के क्रोमोसोम। पिता के क्रोमोसोम। ठीक है, जितना रहने तक कल आपका होगा ऑब्जेक्टिव। कल पूरा कोशिका पढ़ा दिए हैं, 3 दिन कोशिका पढ़ाने में लगा है, 1 दिन इसमें लगा है, तो 4 क्लास हो गया है। और चारों का ऑब्जेक्टिव अब कल संडे है ना, कल नहीं सोमवार को होगा। कब होगा? कल अष्टटी जी के चलेगा स्पेशल। अष्टटी जी के रविवार है, अष्टटी चलेगा। आना है तो आ जाना। 8 बजे चलेगा अष्टटी, क्योंकि अष्टटी में 3-4 क्लास और लेंगे, खत्म हो जाएगा। तो जब छुट्टी रहेगा तो अष्टटी जी के ले लेंगे। तो कल 8 बजे से आपका अष्टटी जी के चलेगा और ये क्लास बंद रहेगा। फिर सोमवार से ये क्लास रनिंग में आ जाएगा, ठीक है। जुड़वा बच्चा कैसा होता है सर बताइए? जुड़वा बच्चा इससे बताएंगे जब पढ़ाएंगे आप लोग को जनरल चैप्टर पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन सिस्टम, उससे बताएंगे जुड़वा बच्चा कैसे होता है। तुमको हम तिरवा भी बचा देंगे, ठीक है ना। जरा बोलेगा तो 1 दर्जन ही बता देंगे, ठीक है। 47-45 होने पर क्या होगा? तो सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है ना। डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाएगा, यानी कोई ना कोई बीमारी हो जाएगा, वो सब बताएंगे। वो सब सभी बताएंगे रिप्रोडक्शन वाला सिस्टम में। और उसमें बताएंगे जब रोग पढ़ाएंगे डिजीज, उसमें भी बताएंगे। तेरे को पढ़ाऊंगा, वो सब बताएंगे। पटाऊ सिंड्रोम बताएंगे, डाउन सिंड्रोम बताएंगे, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम बताएंगे, ठीक है ना। सारा सिंड्रोम बताएंगे। हमको पीडीएफ अभी तक नहीं आया सर जी, 6 दिन हो गया है। और आ जाएगा, ठीक है ना। आप एक बार थोड़ा और बात कर लीजिए अगर वहाँ, ठीक है। 6 दिन हो गया है ना, आपका पीडीएफ लगभग निकल गया होगा, लगभग क्या पहुँचने वाला ही होगा, ठीक है। आपको परेशानी होगा अगर लास्ट में, तो फिर हम है ना। बाय बाय सर, चलो बाय बाय। सेल का कौन सा पार्ट सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलता है? वो देखिए सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे हम लोग का देखेंगे तो हम लोग का शरीर में अग्नाशय होता है। अग्नाशय में क्या होता है? तो अग्नाशय में हम लोग का होता है ग्लूकागोन होता है। और क्या बोलता है उसको? अग्नाशय में हम लोग का होता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करेगा? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देगा। पगला कह क्या बाय खुशबू कर रहा है, यहाँ बाय कर नहीं ले ला सर। हिस्ट्री क्लास में मैं नहीं चलता है। चलेगा चलेगा, अभी स्टार्ट करेंगे तो चलेगा, देखना चलेगा। बाय सर जी, आप बहुत अच्छा से डीप में बताते हैं। डीप में पढ़ना ही पड़ेगा, एक बार अच्छा ही पढ़ लो, डीप में पढ़ लो, अब बार बार रिविजन करो, ठीक है। चलो तो आप लोग से मिलते हैं अब हिस्ट्री वाला क्लास में।
और हिस्ट्री वाला क्लास में आज आपको पता है कल पढ़ाए थे क्या, हड़प्पा सभ्यता शुरू किए थे और हड़प्पा सभ्यता जो है आज समाप्त हो जाएगा। ठीक है सर, एक मेरा दोस्त वीडियो मिलना चाहिए ना सर, क्या लिख रहा है, कहाँ भाग गया है, लगा दो आप पानी में जवानी उसे कहते हैं, हम लगा दो। ठीक है सर, रिकॉर्डेड कितने बजे मिलता है, रिकॉर्डेड मिल जाएगा, ये वीडियो प्रोसेस होने में लगभग 20-25 मिनट टाइम लगेगा, उसका रिकॉर्डेड आ जाएगा। स्टैटिक का पीडीएफ भैया कहाँ मिलेगा, स्टैटिक पीडीएफ स्टैटिक में ही मिलेगा। ठीक है थैंक यू सर, मेरा नाम ले लीजिए सर जी, सुजीत जी ले लिए हैं, खुशबू यदुवंशी, दीपक कुमार, राहुल। सर एक मेरा दोस्त है उसका क्लास नहीं चलता है, क्लास नहीं चलता है, क्या परेशानी है व्हाट्सएप पर थोड़ा लिख के मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर दिया है ना 8521272462, मैसेज कर दीजिएगा। अच्छा ठीक, क्लास पूरा हो गया सर, नहीं 2-3 क्लास और होगा, तो संडे को आपका क्लास लेके 2-3 को पूरा कर देंगे, बाकी बात बहुत सारा वीडियो है वो देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है ना, कोर्स का दाम ज़्यादा रख दीजिए सर, हाँ ठीक है, बढ़ाने तो हम भूल ही गए हैं, अभी क्लास के बाद हम बढ़ा देंगे। ठीक है ना, हिस्ट्री का रिकॉर्डेड वीडियो मिलना चाहिए सर ना, हाँ तो मिल रहा है, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिल रहा है, आप जो है कमेंट कीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप पर जाइए और लिख दीजिए क्या परेशानी है, और क्लास के बाद आप कॉल कीजिएगा 8521272462 पर। ठीक है ना, आपको बता दिया जाएगा। चलो दरोगा वाला बैच में तो अभी बायोलॉजी चल रहा है, अभी हिस्ट्री स्टार्ट होगा। चलो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए तैयारी करते हैं, बाय।